ओके, सो जैसा मैंने पहले बताया हुआ था कि आज हम लोग एक स्पेशल सेशन लेके आ रहे हैं ऑन प्राइम मिनिस्टर। और प्राइम मिनिस्टर का जो सेशन है ये आज कंप्लीट हो जाएगा। बट इसके पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगा। मैं आज प्राइम मिनिस्टर का सेशन लेके आया हूँ, इस तरह के और सेशंस लेके आऊँगा आपके लिए। आप जो भी सेशन चाहते हैं, जिस भी प्रकार का सेशन अगर आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि सर ये वाला सेशन हम चाहते हैं, वो वाला सेशन आपके लिए प्रिपेयर हो जाएगा। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर, यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर जिस पर्सन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहा वो प्राइम मिनिस्टर। यूनियन एग्जीक्यूटिव्स, that is those who are the part of a central government, those who are the part of center, and those who are the part of the Indian government in a real sense. मैंने कहा real sense क्यों? Because अगर हमने प्रेसिडेंट की बात करी तो प्रेसिडेंट जो है he is de jure executive. President is de jure executive as well as अगर हम प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं यहां पर तो प्राइम मिनिस्टर इज de facto executive. प्राइम मिनिस्टर de facto executive. तो यहां से एक चीज हमें पता लगती है कि डी जॉर एंड डी फैक्टो इन टर्म्स का मीनिंग होता है, डी जॉर का मीनिंग होता है नॉमिनल, नाम मात्र का, और डी फैक्टो का मीनिंग होता है रियल, इन द रियल सेंस। डी जॉर और डी फैक्टो इन दोनों की अगर हम बात करें तो इन दोनों का यह मीनिंग होता है। वहीं पर बीइंग अ हेड्स की अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट जो प्रेसिडेंट होगा वो हेड ऑफ द स्टेट होगा, हेड ऑफ द नेशन होगा, और पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर जो होंगे वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होगा। दोनों अलग अलग हैं, दोनों एक ही नहीं है। क्या समझ पा रहे हैं आप लोग? दोनों एक ही चीज नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। और अगर अब हम कॉन्स्टिट्यूशनल इस चीज की बात करें तो आर्टिकल नंबर 74 से लेकर के आर्टिकल नंबर 77 एज वेल एज आर्टिकल नंबर 88 बात करता है अबाउट व्हाट, अबाउट प्राइम मिनिस्टर। अगर हम आर्टिकल 74 की बात करें तो इट रिफर्स टू एड एंड एडवाइज द प्राइम मिनिस्टर। एड एंड एडवाइज प्राइम मिनिस्टर। इस बात से थोड़ा थोड़ा अंदेशा में यह पता लगता है कि प्रेसिडेंट जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पे काम करेगा। अर्लियर इस एडवाइस के नेचर को जब एक्सप्लोर किया गया तो पहले यह था कि जो एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा दी जाती थी किसे, प्रेसिडेंट को, वो उसके ऊपर बाइंडिंग नहीं हुआ करती थी। पहले उसके ऊपर बाइंडिंग नहीं हुआ करती थी। बट 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है, उस कॉन्स्टिट्यूशन ने एक थोड़ा सा चेंज लेके आया। और अकॉर्डिंग टू ये चेंज द एडवाइस टेंडर्ड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज बाइंडिंग ओवर द प्रेसिडेंट। मतलब जो भी एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द्वारा दी जाएगी वो प्रेसिडेंट को मानना ही पड़ेगी, प्रेसिडेंट उसको मानने के लिए बाध्य है। गॉट इट? इन केस प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि एडवाइस को एक बार रीएम्फेसाइज किया जाना चाहिए, एडवाइस को एक बार रिव्यू किया जाना चाहिए, तो उसके लिए उस टाइम भी प्रोविजन नहीं हुआ करता था। कब? जब इन्होंने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाइंडिंग ओवर प्रेसिडेंट बनाई। इस चीज को इन्होंने सही किया कब? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के अंदर।
इसमें इन्होंने क्या किया, इसमें इन्होंने एक अमेंडमेंट ये लेके आए कि जो भी एडवाइस टेंडर है, जो भी एडवाइस टेंडर है वो रिव्यू की करवाई जा सकती है, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। दैट मींस प्रेसिडेंट कैन ऑर्डर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स टू रीथिंक अबाउट द एडवाइस स्टैंडर्ड। और इस तरीके से क्या होता है कि एक बार जो भी एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द्वारा दी जाती है वो रिव्यू की जा सकती है। चलिए, तो आर्टिकल 75 से हमें यह पता लगा कि देयर शैल बी अ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। हमने यहां अपॉइंटमेंट की बात करी आर्टिकल 75 में। अपॉइंटमेंट से कुछ बातें हमारे सामने निकल कर आई। व्हाट अपॉइंटमेंट किस तरीके का, कैसा, इन सभी चीजों के कई सारे इश्यूज उठे और बारी बारी से इन पे कुछ केसेस भी हुए, वो केसेस भी हम देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपॉइंटमेंट की। तो पीएम जो होता है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है। अगर वो लोकसभा का मेंबर है तो ही इज द डायरेक्ट मेंबर, अगर वो राज्यसभा का मेंबर है तो ही इज इनडायरेक्ट मेंबर, राइट। दोनों ही हाउसेस से, आई रिपीट, दोनों ही हाउसेस से प्रेसिडेंट का सिलेक्शन हो सकता है, प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट हो सकता है। अब अगर हमने इंडिया के शपथ ग्रहण समारोह देखे होंगे तो हमने उसमें एक चीज नोटिस करी, क्या, कि सबसे पहले ओथ कौन लेता है, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने ओथ ली, ठीक है, ले ली। ओथ लेने के बाद में अदर मिनिस्टर्स को ओथ दिलवाई जाती है, यस और नो। जब अदर मिनिस्टर्स को ओथ दिलवा दी जाती है और सभी लोग ओथ ले लेते हैं तो फिर ऑन अ फिक्स्ड डेट प्राइम मिनिस्टर को लोकसभा में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस एक्वायर करना होता है। अगर प्राइम मिनिस्टर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस एक्वायर करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो उनकी गवर्नमेंट को स्टेबल गवर्नमेंट कंसीडर कर दिया जाता है। और इन केस अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो प्राइम मिनिस्टर को अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ रिजाइन करना पड़ता है और फिर प्रेसिडेंट अपना डिस्क्रिशन पावर यूज करके न्यू अपॉइंटमेंट को करते हैं, जो कि सिचुएशनल इन नेचर होती है। अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट की। तो अपॉइंटमेंट के टाइम पे दो चीजें हमारे सामने आती है। 1980 में दिल्ली हाई कोर्ट एक जजमेंट पास करती है, अकॉर्डिंग टू विच कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होगा तो वो पहले अपॉइंटमेंट लेगा, उसके बाद अपनी मेजॉरिटी को कॉन्फिडेंस में लेके आएगा पार्लियामेंट हाउस में, और फिर अगर वो सक्सेसफुल होता है तो गवर्नमेंट स्टेबल हो जाती है, अगर सक्सेसफुल नहीं हो पाता है तो गवर्नमेंट अनस्टेबल हो जाती है। पर एक क्वेश्चन आया कि क्या पीएम पार्लियामेंट का मेंबर होना जरूरी है? क्या बिना पार्लियामेंट का मेंबर हुए एक पर्सन पीएम बनाया जा सकता है? 1997 के पहले इस चीज का आंसर था नो। 1997 में सुप्रीम कोर्ट एक जजमेंट देती है जिसमें सुप्रीम कोर्ट यह बात बोलती है कि कोई व्यक्ति, एनी पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज राज्यसभा का मेंबर भी नहीं है, लोकसभा का मेंबर भी नहीं है, वो व्यक्ति प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर बनाया जा सकता है फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 6 months। और इन 6 months के अंदर पार्लियामेंट के किसी भी हाउस की मेंबरशिप लेना पड़ेगी प्राइम मिनिस्टर को। अगर वो ऐसा करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो वो प्राइम मिनिस्टरशिप को कंटिन्यू करेंगे, और अगर वो ऐसा करने में
सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं तो ही हैज टू रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट और फिर किसी न्यू मेंबर का वहां पर अपॉइंटमेंट होगा। अब बात करते हैं ओथ की, टर्म की और सैलरी की। हमने देखा है कि जब पीएम ओथ लेते हैं तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट उन्हें ओथ दिलवाते हैं, राइट? और अगर हम पीएम के इमोल्यूमेंट्स की बात करें, पीएम के सैलरी की बात करें, तो जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और पीएम को सैलरी मिलती है, जितने भी इमोल्यूमेंट्स मिलते हैं, ये सभी कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया संचित निधि कोष से आहरित किए जाते हैं, कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया पर चार्ज किए जाते हैं। और सैलरी और जितने भी इमोल्यूमेंट्स है ये सभी पार्लियामेंट द्वारा डिसाइड किए जाते हैं। हाँ, एनालॉगस टू सीजीआई, एनालॉगस टू सीजीआई। बहुत सारी और अदर अथॉरिटीज हैं जिनका जितना भी इमोल्यूमेंट्स और सैलरी है वो सभी कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया से आता है। मेजर जो सैलरीज है और ऑपरेशनल एक्सपेंसेस है वो सब कहां से आते हैं? कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया से आते हैं। जो फंड्स और भी प्रकार के होते हैं, पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया होता है, कॉन्टीजेंसी फंड्स ऑफ इंडिया होता है, इसे हम पार्लियामेंट में देखेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर की। चलिए अब बात करते हैं पावर एंड फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट, सॉरी प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के पावर एंड फंक्शंस को हम कुछ हेड्स में समझ रहे हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं पावर एंड फंक्शंस विथ रिस्पेक्ट टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, पावर एंड फंक्शंस विथ रिस्पेक्ट टू प्रेसिडेंट, पावर एंड फंक्शंस with respect to parliament as well as other power। ये प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियों के बारे में बताया गया है, जिसको हम 4 उपभागों में पढ़ रहे हैं। पहला, मंत्रिमंडल से संबंधित शक्तियां एवं कार्य, राष्ट्रपति से संबंधित शक्तियां एवं कार्य, संसद से संबंधित शक्तियां एवं कार्य और अन्य शक्तियां एवं कार्य। पर इसके पहले एक बात बताइए, क्या आप लोग मुझे उन पीएम्स के नाम बता सकते हैं जो लोकसभा से नहीं राज्यसभा से हुए थे? टोटल 3 ऐसे प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं जो राज्यसभा से रहे हैं। फर्स्ट इंदिरा गांधी, सेकंड एचसी देवेगौड़ा एंड थर्ड मनमोहन सिंह। एचसी देवेगौड़ा एंड मनमोहन सिंह। जब हमने अपॉइंटमेंट की बात करी तो एक और फैक्टर निकल के आता है। यस, बट शी वॉज फ्रॉम राज्यसभा, राज्यसभा में से थी वो। मान लीजिए सडनली कुछ ऐसा केस हो जाता है कि इमरजेंसी कंडीशंस के अंदर प्राइम मिनिस्टर का सीट वैकेंट हो जाता है, प्राइम मिनिस्टर के पद पर कोई भी व्यक्ति नहीं बैठा होता है। उस केस में क्या होता होगा? ऐसे टाइम पे प्रेसिडेंट अपना सिचुएशनल डिस्क्रिशन यानी स्थिति के अनुरूप स्वविवेकीय शक्ति का प्रयोग करते हैं और अपने द्वारा चुने हुए एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री घोषित करते हैं। ऐसा भारत के इतिहास में 2-3 बार हो चुका है, जब प्रेसिडेंट ने अपना डिस्क्रिशन पावर यूज किया, या फिर हम यूं कहें कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के समायोजन द्वारा
एक नए प्राइम मिनिस्टर का इमरजेंसी कंडीशन के अंदर अपॉइंटमेंट किया गया। चलिए अब बात करते हैं कार्य और शक्तियां। अगर हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी मंत्रिमंडल के संबंध में प्रधानमंत्री का रोल देखें तो हमें कुछ बातें सामने निकल कर आती है। जैसे प्रधानमंत्री जो होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि मंत्रिमंडल की जितनी भी बैठकें होती है उन बैठकों में चेयरपर्सन की तरह काम करता है। एग्जैक्टली प्राइम मिनिस्टर अपने अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट को एडवाइस कर जितनी भी मिनिस्ट्रीज रहती हैं उनको एलोकेट करवाता है और उनके पोर्टफोलियोज को रीशफल करवाता है। यह प्रेसिडेंट के ऑर्डर पर होता है प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के द्वारा। अगर प्राइम मिनिस्टर को ऐसा लगता है कि किसी मंत्री द्वारा और किसी मिनिस्टर द्वारा इनकैपेसिटी के कारण या किसी अदर रीजन के कारण वो अपने फंक्शंस को प्रॉपरली डिस्चार्ज नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे केस में प्राइम मिनिस्टर खुद ही उन्हें इस्तीफा देना यानी कि रेजिग्नेशन के लिए बोल सकते हैं या फिर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को यह एडवाइस कर सकते हैं कि वे दैट पर्टिकुलर मिनिस्टर से उनका रेजिग्नेशन मांग ले। और अगर हम बात करें तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड होते हैं, उनके मुखिया होते हैं, उनके लीडर होते हैं। ड्यू टू एनी केस अगर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर देते हैं तो पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोलैप्स हो जाती है। पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। एक पावर और फंक्शन यहां पर आता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो भी डिसीजन होता है, जो भी उनका एडवाइस होती है, उसको सबसे ज्यादा अगर कोई इंफ्लुएंस करता है तो वो प्राइम मिनिस्टर है। नीति कैसी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, किस समय होना चाहिए, इस पर किसी भी मंत्री या मंत्रालय से संबंधित हो एक बार प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस जरूर ली जाती है और प्राइम मिनिस्टर चाहे या प्राइम मिनिस्टर उचित समझे तो ऐसी किसी भी नीति के अंदर अपने अनुसार बदलाव कर सकते हैं। इसके लिए वो पूर्ण रूपेण स्वतंत्र है। आइए अब नेक्स्ट हेड देखते हैं, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स एसोसिएटेड विथ प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट के रेफरेंस में हम बात करें तो हमारे पास 3 चीफ पावर्स हैं जो कि एक प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। फर्स्ट, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को कई सारी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स के टाइम पे एडवाइस करता है। जैसे जब सीएजी यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट होगा तब भी प्राइम मिनिस्टर द्वारा प्रेसिडेंट को एडवाइस किया जाएगा। सिमिलरली जब अटॉर्नी जनरल, महाधिवक्ता की नियुक्ति हो रही होगी या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, उनके चेयरपर्सन या उनके अदर मेंबर्स, अन्य सदस्यों की जब भी नियुक्ति हो रही होगी तब हमेशा प्राइम मिनिस्टर द्वारा प्रेसिडेंट को एडवाइस किया जाएगा।
और ये एडवाइस सिर्फ इतनी मिनिस्ट्री पे स्टेबल नहीं होती है, ये जो एडवाइस है ये अदर चीजों पे भी काम करती है। लाइक इलेक्शन कमिश्नर का जब अपॉइंटमेंट हो रहा होगा तब भी प्राइम मिनिस्टर द्वारा प्रेसिडेंट को एडवाइस किया जाएगा। और सेकेंड पावर की और आते हैं तो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच एक इंपॉर्टेंट ब्रिज की तरह कार्य करता है, एक इंपॉर्टेंट चैनल की तरह कार्य करता है, जिसमें प्रेसिडेंट जो है उनको सारी इंफॉर्मेशन फर्निश करवाना, जो भी गवर्नमेंट का बिजनेस चल रहा है उसके कंसर्न इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना, अगर कुछ स्पेसिफिकेशन या कुछ चेंजेस प्रेसिडेंट चाहते हैं मिनिस्ट्री के अंदर या किसी चीज का रिव्यू चाहते हैं तो वो रिव्यू कंसर्न मिनिस्टर से प्रेसिडेंट को अवेलेबल करवाना। ये सारी पावर्स प्राइम मिनिस्टर की विद रिस्पेक्ट टू प्रेसिडेंट होती है। और हम एक बात और देखे हैं कि कई बार क्या होता है, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस जो होते हैं उनका रिव्यू भी लिया जाता है। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। वो भी किसके थ्रू होगा? प्राइम मिनिस्टर के थ्रू। अब हम फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर विद रिस्पेक्ट टू पार्लियामेंट देखेंगे। अगर हम पार्लियामेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हमें सामने आते हैं। लाइक अगर प्राइम मिनिस्टर चाहे तो वो प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकता है कि वे पार्लियामेंट अर्थात संसद को समन जारी करें या उसके स्थगन के लिए आदेश जारी करें। यह सब प्राइम मिनिस्टर अपने मंत्रिमंडल से विचार विमर्श करके प्रेसिडेंट तक अपनी बात पहुंचाते हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर को ऐसा लगता है कि किसी कारणवश संसद का कार्य सुचारू रूप से नहीं चल सकता या संसद की किसी प्रक्रिया में या संसद के जितने सदस्य हैं उनमें किसी प्रकार की विसंगति आ गई है, तो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को लोकसभा डिसॉल्यूशन करने के लिए या डिसॉल्व करने के लिए भी एडवाइस कर सकते हैं। अब बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर और बीइंग अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, देश के ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए, प्रॉपर मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस के लिए, एज वेल एज नेशन के वेलफेयर के लिए बहुत सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज निकलती है जो अलग अलग मिनिस्ट्री द्वारा निकाली जाती है। और ये पॉलिसीज न सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को बताना होता है बल्कि प्राइम मिनिस्टर का यह फंक्शन होता है कि लोकसभा के अंदर जितने मेंबर्स होते हैं उन सभी मेंबर्स के सामने जो भी मिनिस्ट्री द्वारा गवर्नमेंट पॉलिसी या सरकार के द्वारा कोई नई स्कीम स्टार्ट की गई है उस स्कीम की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना। यह काम, यह दायित्व प्राइम मिनिस्टर का होता है। अगर हम अदर फंक्शंस की बात करें या अदर वर्ग की बात करें तो हमारे पास दो तीन चीजें निकल कर आती है। पहला कि बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर कुछ कमिटी के चेयरपर्सन भी होते हैं। अब ये कमिटीज कौन है? जैसे नीति आयोग, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, नेशनल वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, इंटरस्टेट काउंसिल और इंटरजोनल काउंसिल ऑफ स्टेट्स।
इन सभी के मेंबर, इन सभी के चेयरपर्सन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। एट द टाइम ऑफ क्राइसिस, एट द टाइम ऑफ क्राइसिस पूरे नेशन के जो मैनेजर इन चीफ होते हैं वो कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। हमने लास्ट ईयर कोविड के टाइम पे देखा, प्रधानमंत्री जी बार बार एक ई गवर्नेंस इनिशिएटिव दैट इज मन की बात के द्वारा बार बार अपनी बात जनता तक कहने के लिए मन की बात प्रोग्राम से हम सभी से जुड़ते थे और इसी के थ्रू वो एक कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर पाते थे देश के सभी लोगों के साथ। इस तरह के ई गवर्नेंस इनिशिएटिव और अन्य डिजिटल माध्यमों से, जैसे ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, सोशल मीडिया हो गया, यहां से भी वो जुड़ करके जनता तक अपनी बात पहुंचाते थे। तो यहां पे हमें एक बात और पता लगती है कि क्राइसिस के टाइम पर जो चीफ मैनेजर होता है, इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो नेशन का लीडर भी होता है। वो इस देश के भिन्न भिन्न वर्गों से जाके मिलता है, उनकी समस्याएं सुनता है, उनकी समस्याओं का निराकरण करता है, सॉल्यूशन देता है और इसके साथ साथ नए इनिशिएटिव्स भी बताता है। पार्लियामेंट हो, नेशन हो या इंटरनेशनल लेवल हो, प्राइम मिनिस्टर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज अगर हम अन्य देशों से कंपेयर करें तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से हमारे यहां की फॉरेन पॉलिसी को मैनेज कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर फॉरेन पॉलिसी को ड्रॉ करने में, उसको मैनेज करने में और एक हेल्दी डिप्लोमेटिक रिलेशंस को मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके साथ साथ वो गवर्नमेंट के लीडर भी होते हैं और बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर, अगर वो लोकसभा से हैं तो उनके पास उनकी इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंसी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जहां से वो एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो होती ही है। इन केस अगर किसी मिनिस्टर की डेथ हो जाती है या कुछ इमरजेंसी ऐसा केस हो जाता है जहां पे किसी मिनिस्टर को अपनी पोजीशन छोड़ना पड़ती है या उससे इस्तीफा देना पड़ता है, तो प्राइम मिनिस्टर इस बात के लिए स्वतंत्र है कि वे उस पद को, उस पोर्टफोलियो को किसी अदर मिनिस्ट्री के साथ अटैच करना चाहते हैं, उसके लिए किसी न्यू मिनिस्टर को अपॉइंट करना चाहते हैं या फॉर अ टाइम बीइंग उस पोर्टफोलियो को अपने पास रखना चाहते हैं। इस चीज के लिए प्राइम मिनिस्टर फ्री टू डिसीजन है, वो अपनी इच्छा से डिसीजन ले सकते हैं। पर यही चीज अगर हम प्राइम मिनिस्टर के केस में देखेंगे, पावर एंड फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर हमने देखा था कि अगर प्रेसिडेंट कॉन्फिडेंस मोशन को पास नहीं कर पाता है या किसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस के अंदर फेल हो जाते हैं, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ता है। यस और नो? एग्री हैं? बट मान लीजिए कि ड्यू टू मेडिकल रीजंस प्राइम मिनिस्टर को आउट ऑफ इंडिया जाना होता है, ओके, तो प्रेसिडेंट जो अपॉइंट करेंगे, ये प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर है, लेजिस्लेटिव पावर है?
कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है? कौन सी पावर होगी ये? या इसको और फिल्टर्ड वे में बोलना चाहूं मैं तो क्या ये एग्जीक्यूटिव डिस्क्रिशन है, क्या ये लेजिस्लेटिव डिस्क्रिशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन है या सिचुएशनल डिस्क्रिशन? ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखिएगा, प्रेसिडेंट को किसी भी प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन नहीं है। प्रेसिडेंट को सिर्फ और सिर्फ सिचुएशनल डिस्क्रिशन है। यस, प्रेसिडेंट को सिर्फ सिचुएशनल डिस्क्रिशन है, बट गवर्नर को सिचुएशनल एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन दोनों अवेलेबल है। राइट? अगर हम दूसरे देश की गवर्नमेंट से कंपेयर करें, मान लीजिए अगर हम अमेरिका से कंपेयर करते हैं और इंडिया का गवर्नमेंट सिस्टम और अमेरिका का गवर्नमेंट सिस्टम कंपेयर करते हैं, तो हम यह पाते हैं कि जो पोजीशन अमेरिका के प्रेसिडेंट की है वो इंडिया के प्रेसिडेंट के एनालॉगस नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडिया का प्रेसिडेंट जस्ट अ नॉमिनल रिप्रेजेंटेटिव है, एज वेल एज ही इज नॉट द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। वेयर एज अगर हम पीएम की बात करते हैं तो पीएम डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव है, रियल एग्जीक्यूटिव है। सेकंड, अगर वो लोकसभा से इलेक्ट होते हैं तो वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव है, इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं विच आर एसोसिएटेड विथ पार्लियामेंट, सॉरी विथ प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज द अदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो आर्टिकल 74 हमने देखा था, टू एड एंड एडवाइज, Council of Minister to aid and advise the President। आर्टिकल 75 की अगर हम बात करें तो दैट विल बी अदर प्रोविजंस फॉर मिनिस्टर्स, अपॉइंटमेंट एज वेल एज अदर प्रोविजंस, और इसी अदर प्रोविजन के अंदर ही आया है अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। आर्टिकल 76 की हम बात करें तो इट इज व्हाट? 76 क्या है? 76 प्रोवाइड्स फॉर अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट। स्टेट का रेफरेंस यहां पर राज्य से नहीं, इंडिया से है। अटॉर्नी जनरल। आर्टिकल 77 की अगर हम बात करें तो दैट इज कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 77, कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 78, ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर विथ रिस्पेक्ट टू प्रेसिडेंट एक्सेट्रा। बहुत सारी ड्यूटी अंदर, like working as a principal channel of communication between council of minister and president। council of ministers के जितने भी अफेयर्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी अफेयर्स हैं, वो सभी प्रेसिडेंट को अवेल करवाना, और इसके साथ साथ एक ब्रिज की तरह काम करना, किसके बीच में? प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। अब जब बड़ी बड़ी पोजीशंस अलॉट होती है तो बाहर के जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स होते हैं वो इस पॉलिसी को रिव्यू भी करते हैं, अपॉइंटमेंट्स को भी रिव्यू करते हैं और उस रिव्यू के ऊपर अपना कमेंट करते हैं। जब हम लोग हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो क्राउन रूल के बाद मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आते हैं, जिसमें से लॉर्ड मॉर्ले जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर एक स्टेटमेंट देते हैं
वो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो है, जो कैबिनेट रूपी एक आर्क होता है, कैबिनेट रूपी एक आर्क होता है, उसमें एक स्टोन जैसे हैं। कुछ लोगों ने बोला है, लॉर्ड मॉर्ले का हमने इसलिए इंपॉर्टेंटली लिया है क्योंकि लॉर्ड मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स जो है ये हमें आगे रेफरेंस में काम आते हैं। इसके अलावा अदर जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट है उनका किसी प्रकार से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंस नहीं मिलता है जिसके तहत बोला गया है कि प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट का जो जेवल, कैबिनेट का जो नेकलेस है उसमें चीफ जेवल है। इसके अलावा अगर नेशन को एक स्काई माने तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उसमें स्टार होंगे और प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन जो है एक फुल मून की तरह वहां पर ग्लो कर रही होगी। अगर हम रिलेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर विथ रिस्पेक्ट टू प्रेसिडेंट की बात करें तो 3 आर्टिकल्स हमको ऐसे पता लगते हैं जिसके अंदर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के इंटर रिलेशंस का हमें पता लगता है। वो है आर्टिकल नंबर 74, आर्टिकल नंबर 75 और आर्टिकल नंबर 78। इन 3 आर्टिकल से हमें प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के रिलेशंस के बीच में उनका नेचर किस तरीके का है, उनके क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या पावर है, इनके बीच में बिजनेस एक्सचेंज कैसे होता है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कैसे होता है, नेशन की पीस एंड ट्रैंक्विलिटी को मेंटेन करने के लिए, नेशन की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए प्राइम मिनिस्टर द्वारा प्रेसिडेंट को क्या क्या सजेशंस दिए जाते हैं, क्या क्या एडवाइसेस दिए जाती है, उस सभी का डिस्क्रिप्शन यहां पर आर्टिकल 74, 75 एंड 78 के अंदर हमें मिलता है। अगर हम डिस्क्रिशन की बात करें तो हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि सबसे पहले डिस्क्रिशनरी पावर को कब यूज किया गया। प्रेसिडेंट के पास जो डिस्क्रिशनरी पावर होती है वो डिस्क्रिशनरी पावर को कब यूज किया गया, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1979 में जब नीलम रेड्डी प्रेसिडेंट थे उस टाइम कोएलिशन लीडर, कोएलिशन कहते हैं गठबंधन को, कोएलिशन लीडर चरण सिंह को जनता पार्टी गिरने के बाद प्रेसिडेंट द्वारा प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया था। आई रिपीट, 1979 में, in 1979 when Neelam Sanjeev Reddy was president, the president has used his discretion in appointing prime minister. Here the coalition leader Charan Singh was appointed as a prime minister after the fall of Morarji Desai lead, after fall of Morarji Desai lead जनता पार्टी गवर्नमेंट। ये तो केस हुआ जब नो कॉन्फिडेंस मोशन से डिस्क्रिशन का यूज करना पड़ा।
आइए अब एक रेफरेंस देखते हैं जहां पर ड्यू टू डेथ ऑफ प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ने अपना डिस्क्रिशनरी पावर को यूज किया और प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1984 में जब इंदिरा गांधी को असैसिनेट कर दिया गया था, उनकी हत्या कर दी गई थी, उस टाइम पे उस समय के प्रेसिडेंट ज्ञानी जैल सिंह द्वारा इंदिरा गांधी जी के बड़े बेटे यानी कि राजीव गांधी को तत्काल प्रभाव के अंदर प्रधानमंत्री बना दिया गया था और कुछ समय बाद कांग्रेस पार्टी ने भी उन्हें अपना नेता चुन लिया था और इस तरीके से खाली हुए प्राइम मिनिस्टर के पद को वापस से फुलफिल कर दिया गया। अच्छा, करंट जो हमारे पीएम हैं, इन पीएम के साथ ऐसी क्या खास बात है जो अन्य कुछ एक पीएम्स के साथ ही है? फुल मेजॉरिटी पीएम की नहीं सर, फुल मेजॉरिटी पार्टी के पास है सर। मेजॉरिटी पार्टी अचीव करती, पर्सन कभी अचीव नहीं करता। पर्सन लीडर हो सकता है जैसा कि मोदी जी हैं, पर संसद में बहुमत जो है वो बीजेपी के पास है, नरेंद्र मोदी जी के पास नहीं है। इन केस ऐसा होता है, इन केस कि कॉन्फिडेंस ऑफ मोशन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी सिद्ध नहीं कर पाते हैं, तो फिर किसी और व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा और उसे भी मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस। जी, सरकार गिरेगी। इनकेस जैसे सरकार गिर जाती है तब प्रेसिडेंट अपना सिचुएशनल डिस्क्रिशन यूज करेंगे, एक पीएम बना लेंगे। ठीक है, पीएम को बोलेंगे आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बना दो, आपको शपथ दिलवा दी शपथ, अब वोटिंग करवा देंगे। कहां? पार्लियामेंट के अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को बुलवा देंगे, बोलेंगे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लो, विश्वास मत हासिल करो। प्राइम मिनिस्टर आएंगे, स्पीच देंगे, ठीक है, सरकार के बारे में बताएंगे, मंत्रियों के बारे में बताएंगे, मजबूती के बारे में बताएंगे और वोट मांगेंगे। उस टाइम पे अगर मेजॉरिटी विनिंग पार्टी या जो कोएलिशन है, जो गठबंधन है, उसने अगर जो देन अपॉइंटेड प्रेसिडेंट है उनके फेवर में अगर वोटिंग कर दी, दैट मीन्स कि प्राइम मिनिस्टर हैज एक्वायर्ड द वोट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड हिज गवर्नमेंट इज स्टेबल गवर्नमेंट। उन्होंने विश्वास मत हासिल कर लिया है और उनकी सरकार जो है स्थिर सरकार। कांग्रेस पार्टी ने सपोर्ट कर दिया था। तो कितने टाइम में करना पड़ता है कि फर्स्ट टाइम ही होता है कि एक ड्यूरेशन है? फर्स्ट मीटिंग में जनरली बोल देते हैं, जैसे अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। नहीं, एक ही बार में हो जाता है, एक ही बार में हो जाता है, आपको बार बार नहीं। इन केस अपोजिशन को ऐसा लगता है कि सामने वाले की सरकार खतरे में है, तो फिर आपको मीनवाइल वो बोल सकते हैं क्या कि आपका कॉन्फिडेंस दिखाइए, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस एक्वायर कीजिए। तो वो भी डायरेक्ट नहीं बोल सकते पीएम को कि राहुल गांधी जी उठ के आकर बोल दीजिए कि बताओ, ऐसा नहीं होता है। उसका एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के द्वारा गवर्नर द्वारा स्टेट में और प्रेसिडेंट द्वारा कहां पर? सेंटर में आदेश दिया जाता है क्या कि आप अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस शो करें, आपकी गवर्नमेंट में कितना कॉन्फिडेंस है ये दिखाइए, और फिर पीएम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस एक्वायर करते हैं। अगर पीएम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस एक्वायर कर लेते हैं तो गवर्नमेंट स्टेबल हो जाती है, रुक जाती है।
और अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस एक्वायर नहीं कर पाती है तो गवर्नमेंट गिर जाती है। डिस्क्रिशन पावर 2 बार यूज हुई है, एक बार तो चरण सिंह के टाइम पे और सेकंड राजीव गांधी के टाइम।